नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 नई रक्षा कंपनियों के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह सूरत में लड़कों के छात्रावास के पहले चरण का भूमि पूजन करेंगे। देश में कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 97 करोड़ के पार। भारत को रिकॉर्ड छठे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारी बहुमत से फिर चुना गया। भारत 20 अक्टूबर को अफगानिस्तान पर मॉस्को प्रारूप बैठक में भाग लेगा। आज पूरे देश में विजयदशमी का हर्षोल्लास। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर शस्त्र पूजन में भाग लेंगे और दुबई में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। समाचार प्रभात में जागृति शर्मा के साथ मैं लवली निगम। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 12:10 पर 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए एक उपाय के तौर पर आयुध निर्माणी बोर्ड को सरकारी विभाग से 7 100% सरकारी स्वामित्व वाले कॉरपोरेट कंपनियों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। यह कदम बेहतर कार्यात्मक स्वायत्तता और दक्षता सुनिश्चित करेगा और विकास की नई संभावनाओं एवं नवाचार का मार्ग प्रशस्त करेगा। जिन 7 नई रक्षा कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है उनमें शामिल हैं म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड अवनी, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टल लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। तमिलनाडु में सशस्त्र वाहन निगम लिमिटेड आज राष्ट्र को समर्पित की जा रही 7 नई रक्षा कंपनियों में से एक है। कंपनी की सभी 5 इकाइयां और तमिलनाडु के अवड़ी में इसका मुख्यालय देश के अन्य स्थानों पर स्थित कंपनियों के साथ लोकार्पण समारोह में शामिल होगा। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। अवड़ी में सशस्त्र वाहन निगम लिमिटेड ने इस महीने की 1 तारीख से काम करना शुरू कर दिया है। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और अत्याधुनिक तकनीक के लिए विख्यात इस कंपनी में 12,000 कर्मी हैं। कंपनी के मुख्य उत्पाद युद्धक टैंक, आईसीवी, सैन्य वाहन इंजन और अन्य सहायक उपकरण हैं। कंपनी को 31,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर मिले हैं। कंपनी के उत्पाद पूरी तरह परीक्षित और विश्वसनीय हैं और ये सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और स्वदेशी सुरक्षा एजेंसियों के लिए शक्ति स्रोत हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे गुजरात के सूरत में सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा निर्मित लड़कों के छात्रावास के पहले चरण के भूमि पूजन समारोह में भाग लेंगे। इस छात्रावास भवन में लगभग 1,500 छात्रों के लिए आवासीय सुविधाएं हैं। इसमें छात्रों के लिए सभागार और विशेष पुस्तकालय भी हैं। छात्रावास के निर्माण का दूसरा चरण अगले वर्ष आरंभ होगा, जिसमें 500 लड़कियों के रहने की सुविधा होगी।
सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज 1983 में स्थापित पंजीकृत संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों का शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन करना है। ये संस्था छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करती है और उन्हें उद्यमिता और कौशल विकास का मंच उपलब्ध कराती है। देश में अब तक 97 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक कुल 97 करोड़ 11 लाख 20 हजार से अधिक टीके लगाए गए। कल 27 लाख 62 हजार से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश तेजी से 1 अरब टीकाकरण के लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि अब तक 97 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग को कोविड वैक्सीन की पहली डोज का 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन ने कल 82,229 कोविड रोधी टीके लगाए। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 34 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। दिल्ली में कल कोविड के 28 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 14,39,311 हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में चौथे दिन भी संक्रमण से किसी की मौत होने की खबर नहीं है। शहर में सक्रिय मामलों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है और ये 337 है। पिछले 24 घंटे में 29 रोगियों के ठीक होने के साथ स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 14,13,885 हो गई है। भारत को रिकॉर्ड छठे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए भारी बहुमत से चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी भारतीय मिशन ने कहा कि भारत मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए परिषद के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। मिशन ने भारत में विश्वास व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया और कहा कि वो सम्मान, संवाद और सहयोग के माध्यम से मानवाधिकार संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करता रहेगा। मिशन ने परिषद के लिए चुने गए अन्य सदस्य देशों को बधाई दी है। भारत 20 अक्टूबर को अफगानिस्तान के बारे में मॉस्को रूपरेखा संबंधी बैठक में शामिल होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कल शाम नई दिल्ली में संवाददाताओं को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर चीन के विरोध को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रवक्ता ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और हमेशा रहेगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। कई मौकों पर हमने चीनी पक्ष को स्पष्ट रूप से अवगत कराया है। भारतीय नेता नियमित रूप से अरुणाचल प्रदेश राज्य की यात्रा करते हैं, जैसे वे भारत के किसी भी अन्य राज्य में करते हैं। भारतीय नेताओं को भारत में किसी राज्य के दौरे पर आपत्ति जताना भारतीय लोगों के लिए तर्क और समझ से हटकर है। बांग्लादेश में धार्मिक समारोहों में हमलों के बारे में श्री बागची ने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बांग्लादेश सरकार ने उचित कदम उठाए हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 नई रक्षा कंपनियों के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह सूरत में लड़कों के छात्रावास के पहले चरण का भूमि पूजन करेंगे। देश में कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 97 करोड़ के पार। भारत को रिकॉर्ड छठे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारी बहुमत से फिर चुना गया। भारत 20 अक्टूबर को अफगानिस्तान पर मॉस्को प्रारूप बैठक में भाग लेगा। आज पूरे देश में विजयदशमी का हर्षोल्लास। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर शस्त्र पूजन में भाग लेंगे और दुबई में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। डॉक्टर कलाम भारत के मिसाइल मैन के रूप से भी विख्यात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम ने अपना जीवन भारत को सुदृढ़, समृद्ध और सक्षम बनाने में समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर कलाम देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे।
आयकर विभाग ने अपने ई फाइलिंग पोर्टल में 13 अक्टूबर तक 2 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने की पुष्टि की है। इस नए पोर्टल का उद्घाटन इस वर्ष 7 जून को किया गया था, लेकिन करदाताओं ने शुरुआत में इस पोर्टल में कमियों की शिकायत की थी। केंद्र ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आयात शुल्क में कमी के बाद खाद्य तेलों की कीमतें कम करने के ठोस उपाय किए जाएं, ताकि उपभोक्ताओं को तुरंत राहत मिल सके। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी प्रमुख तेल उत्पादक राज्यों को खाद्य तेलों की कीमतें कम करने की दिशा में तुरंत कार्रवाई करने को लिखा है। इस कदम से महंगाई पर अंकुश लगेगा और उपभोक्ताओं को खाद्य तेलों में 15 से 20 रुपये प्रति किलोग्राम की राहत मिलेगी। विजयदशमी आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। विजयदशमी भगवान राम की रावण पर विजय और बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। ये नवरात्र और दुर्गा पूजा अनुष्ठान की समाप्ति का भी प्रतीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को दशहरे पर बधाई दी है। राष्ट्रपति कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दशहरा आसुरी शक्तियों के अंत और सद्भाव को बढ़ावा देने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा है, आप सबको विजयदशमी के पावन अवसर पर अनंत शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विजयदशमी के पावन अवसर पर लोगों को बधाई दी है। एक संदेश में उपराज्यपाल ने कहा कि विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। केरल में विद्या आरंभ परंपरा के अंतर्गत हजारों बच्चे आज से ज्ञान जगत में प्रवेश कर रहे हैं। दुनिया भर में केरलवासी विजयदशमी को विद्या आरंभम दिवस के रूप में मनाते हैं, जो ज्ञानार्जन की शुरुआत के लिए शुभ दिन माना जाता है। कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए विद्या आरंभम आज सुबह से राज्य के घरों, मंदिरों और सांस्कृतिक केंद्रों में चल रहा है। राज्य में विभिन्न मंदिरों में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अनेक पावन अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज लद्दाख के द्रास में सैनिकों के साथ दशहरा मनाएंगे। राष्ट्रपति कोविंद जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 2 दिन की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति कोविंद अपनी यात्रा के दूसरे दिन आज द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद पहली बार कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा कर रहे हैं। उनके आगमन पर लद्दाख एलजी आर.के. माथुर द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक में राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे। युद्ध में शहीदों के श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल युद्ध स्मारक पर राष्ट्रपति पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सेना के अधिकारियों उन्हें सोलोलिंग की तलहटी में कारगिल युद्ध के बारे में जानकारी देंगे। राष्ट्रपति श्री कोविंद सशस्त्र बलों के साथ युद्ध स्मारक पर शस्त्र पूजा के साथ विजयदशमी समारोह में भाग लेंगे। बाद में वह सैनिकों से बातचीत करेंगे। कारगिल हिल काउंसिल सीईसी फिरोज अहमद खान और लद्दाख सांसद जामेंग सेरिंग नामग्याल भी राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। कारगिल में अनायत अली के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए ले से रमेश चंद्रा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल जम्मू कश्मीर के उधमपुर में उत्तरी कमान के सैनिकों और उनके परिवार से बातचीत की। उन्होंने दशहरे के अवसर पर जवानों को शुभकामनाएं दी। इससे पहले श्री कोविंद ने लेह में सिंधु घाट पर सिंधु दर्शन पूजा की। राष्ट्रपति के लेह हवाई अड्डे पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति की अगवानी की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कल नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ बातचीत की। जम्मू कश्मीर के 4 दिवसीय दौरे पर आए श्री अमिताभ कांत ने केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों पर प्रशासनिक सचिवों को बधाई दी और उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि ठोस और स्पष्ट परिवर्तन के लिए सुशासन कुंजी है। आज के युग में सुशासन केवल प्रौद्योगिकी के उपयोग से संभव है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में उत्साह का संचार किया था। आजादी के तराने परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:45 पर प्रसारित किया जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर
स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम महान मगर गुमनाम क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी दुर्गा देवी वोहरा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्हें दुर्गावती देवी के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गावती का निधन 15 अक्टूबर 1999 को हुआ। वो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की प्रमुख सदस्य थीं। एसोसिएशन के सदस्य भगवती चरण वोहरा उनके पति थे, इसलिए एसोसिएशन के सदस्य उन्हें भाभी कहते थे और वो भारत के क्रांतिकारियों के बीच दुर्गा भाभी के नाम से लोकप्रिय हो गईं। उस समय दुर्गावती कुछ ऐसी महिला क्रांतिकारियों में शामिल थीं जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया। 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सहायता के लिए दुर्गा देवी के पास आए। दुर्गा देवी ने उन्हें पैसे तो दिए ही, लाहौर से निकलने में भी उनकी सहायता के लिए सहमत हो गईं। उन्होंने भगत सिंह की पत्नी का भेष बनाया और अपने नवजात पुत्र सचिन को गोद में लेकर उनके साथ चल दी। राजगुरु उनके सेवक के रूप में उनका सामान उठाकर चल रहे थे। पुलिस के पहरे के बीच वे निर्भीकता से निकल गए और लखनऊ के लिए ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे में सवार हो गए। वहां से उन्होंने कलकत्ता की ट्रेन पकड़ी। कोई पहचान न सके इसके लिए भगत सिंह ने पहले दिन ही दाढ़ी काट ली थी और बाल छोटे कर लिए थे और पश्चिमी पोशाक पहनकर वहां से निकले थे। कलकत्ता कांग्रेस के कुछ सत्रों में भाग लेने के बाद दुर्गा देवी अपने पुत्र को लेकर लाहौर लौट गईं। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और उनके सहयोगी बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली कुर्सियों के बीच कम तीव्रता के 2 बम फेंके। लाहौर में जांचकर्ताओं ने कश्मीर हाउस में HSRA की बम फैक्ट्री ढूंढ निकाली जो दुर्गा भाभी के पति भगवती चरण वोहरा के नाम से किराए पर ली गई थी। सुखदेव, जयगोपाल और किशोरी लाल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन भगवती चरण गायब हो गए। इस दौरान दुर्गा देवी ने लाहौर में क्रांतिकारियों के परिवारों का समर्थन किया और फरार क्रांतिकारियों के लिए पत्र भेजने में सहायता की। जेल में 63 दिन की भूख हड़ताल में मृत्यु के बाद लाहौर से कलकत्ता तक क्रांतिकारी जतिन दास के अंतिम जुलूस में दुर्गा देवी भी साथ थीं। वे इस दौरान क्रांतिकारियों के लिए हथियारों की खरीद के कार्य में भी शामिल रहीं। 1929 में भगवती चरण और दुर्गा देवी चंद्रशेखर आजाद, यशपाल और वैशंपायन के साथ उस योजना में भी शामिल थे जो भगत सिंह को बोस्टल से लाहौर जेल ले जाने के दौरान पुलिस वैन पर धावा बोलकर भगत सिंह को आजाद कराने के लिए बनाई गई थी। 28 मई 1930 को जंगल में बम का परीक्षण करते समय भगवती चरण की मृत्यु हो गई, जो उनके हाथ में ही फट गया था। अपने पति की मृत्यु के बाद दुर्गा देवी लगातार यात्रा करती रहीं और पुलिस से एक कदम आगे रहीं। जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई तो दुर्गा देवी ने पंजाब के पूर्व गवर्नर और क्रांतिकारियों के जानी दुश्मन लॉर्ड हैली को मारने का प्रयास किया। हालांकि हैली बच गया, लेकिन उसके कई सहयोगी मारे गए। दुर्गा देवी को ब्रिटिश पुलिस ने पकड़ लिया और 3 वर्ष के लिए जेल भेज दिया।
स्वतंत्रता के बाद दुर्गा देवी गाजियाबाद में गुमनाम रहकर आम नागरिक की तरह रहने लगी। बाद में उन्होंने लखनऊ में गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला। गाजियाबाद में 15 अक्टूबर 1999 को 92 वर्ष की उम्र में दुर्गा देवी का निधन हो गया। उनका साहस और निर्भीकता निस्संदेह माँ दुर्गा की तरह थे, जो अपनी मातृभूमि को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए ब्रिटिश ताकतों से लड़ी। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आईपीएल क्रिकेट में दुबई में आज शाम 7:30 बजे खिताबी मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स पहले क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स को, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स एलिमिनेटर मुकाबले में बेंगलौर को और दूसरे क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर फाइनल में पहुंची है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 बार आईपीएल का खिताब जीता है, जबकि 5 बार फाइनल में उसे हार का सामना करना पड़ा। वहीं गौतम गंभीर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने दोनों फाइनल मुकाबले जीते हैं। अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। राजधानी दिल्ली में मौसम साफ रहेगा। कोलकाता और मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। चेन्नई, बंगलौर और हैदराबाद में हल्की वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। तापमान 21 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह और मुजफ्फराबाद में मौसम साफ रहेगा। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इन स्थानों में तापमान 2 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजॉल, ईटानगर, अगरतला और गुवाहाटी में बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। गंगटोक में आसमान साफ रहेगा। पूर्वोत्तर में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम और पुदुचेरी में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश की संभावना है। इन क्षेत्रों में तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। प्रसार भारती पुरानी एनालॉग डीडी टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्ट व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर रहा है। इससे उभरती प्रौद्योगिकी और नए अवसरों के लिए रास्ता खुलेगा। अब दर्शक दूरदर्शन की डीटीएच निःशुल्क सेवा डीडी फ्री डिश से 150 टीवी चैनल निःशुल्क देख सकेंगे। इनमें दूरदर्शन के सभी चैनल तथा विभिन्न निजी और शैक्षणिक टीवी चैनल शामिल हैं। किसी भी जानकारी के लिए दर्शक कार्य दिवसों पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक टेलीफोन नंबर 01125806200 पर संपर्क कर सकते हैं। बिजली मंत्री आरके सिंह ने कल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दुल हस्ती जलविद्युत परियोजना का निरीक्षण किया और 2554 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता वाली अन्य विद्युत परियोजनाओं के निर्माण का जायजा लिया।
श्री सिंह केंद्र सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया कि श्री सिंह ने 390 मेगावाट दुलहस्ती बांध स्थल पर उद्यम के संबंधित पहलुओं का आकलन करने के अलावा बिजली परियोजना की उत्पादन क्षमता की भी समीक्षा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और जागृति, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी लवलीन, गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना कि सर्जिकल स्ट्राइक से भारत दे सकता है कड़ा संदेश, सीमाओं से छेड़छाड़ पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, हिन्दुस्तान सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। लोक सत्य ने गृह मंत्री के इस बयान को दिया है कि कश्मीर में दखलंदाजी न करें पाकिस्तान। नव भारत टाइम्स ने अरुणाचल प्रदेश में सेना टनल की खुदाई पूरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इस टनल के शुभारंभ को प्रमुखता से लिया है। पत्र लिखता है, LAC तक आसानी से जाएंगे जवान, हर मौसम में आवाजाही हो सकेगी। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री के इस बयान को प्रमुखता दी है। आतंकवाद गैर जिम्मेदार देशों का हथियार है। कोरोना की चुनौतियों से निपटने में हमारा लोहा सारी दुनिया ने माना, राजस्थान पत्रिका की पहली खबर है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का ये कहना कि 100 करोड़ कोविड रोधी वैक्सीन का आंकड़ा छूने की उपलब्धि का जश्न मनाने की तैयारी की गई है को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से दिया है। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, भारतीय वैक्सीन को 30 देशों की मंजूरी। पत्र लिखता है, बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य हासिल किया गया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्कूलों में होंगी। CBSE का ये फैसला जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र लिखता है, इस कार्यक्रम की घोषणा 18 अक्टूबर को की जाएगी। बांग्लादेश में मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों पर हमले की खबर को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने लिया है। दिल्ली NCR में आज से लागू होगा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, ग्रेप लिखता है अमर उजाला। पत्र के अनुसार प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश। राष्ट्रीय सहारा ने सुविधा शीर्षक से लिखा है, एम्बुलेंस का भी काम करेगी रैपिड रेल। पत्र लिखता है, NCR के बड़े मार्ग ट्रेन के रास्ते पर होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 नई रक्षा कंपनियों के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह गुजरात के सूरत में लड़कों के छात्रावास के पहले चरण का भूमि पूजन करेंगे। देश में कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 97 करोड़ के पार। भारत को रिकॉर्ड छठे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारी बहुमत से फिर चुना गया। भारत 20 अक्टूबर को अफगानिस्तान पर मॉस्को प्रारूप बैठक में भाग लेगा। आज पूरे देश में विजयदशमी का हर्षोल्लास, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर शस्त्र पूजन में भाग लेंगे। और IPL क्रिकेट में खिताबी मुकाबले में आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आमने सामने होंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।